हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेड मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज के अंदर 2018 का सेकंड पेपर जो हुआ था उसके कंप्लीट एफकेड के मैथ के क्वेश्चन। और इस सीरीज के अंदर आपको एफकेड के 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक एफकेड के हो चुके हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसका बेनिफिट आप यहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद आपको एक वीडियो रीजनिंग की भी मिलेगी जिसके अंदर सारे पीवाईक्यू आपको अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा मैथ रीजनिंग के आपको प्लेलिस्ट में और भी लिंक मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो एफकैड के लिए, जिनका बेनिफिट आप सारे बच्चे ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो बच्चों ने अभी तक एफकैड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो उनके लिए प्लेलिस्ट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। आप ये फोटो जो है फोटो चेंज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे थंबनेल है, थंबनेल ये चेंज हो सकते हैं आने वाले टाइम में, बट आप इसका नाम याद रखना। इस प्लेलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी ही आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे के सारे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिलेंगे। और इसके साथ आपके लिए फिरदौसी बैच, मान लो आप में से कोई बच्चा 2025 या 26 या 24 के पेपर की तैयारी करना चाहता है, फिरदौसी बैच लगा सकते हो जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक है। इसमें बेसिक टू लेकर हाई लेवल के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं अर्थमेटिक के। और अगर आपने इस फिरदौसी बैच को कंप्लीट लगा लिया तो इसके बाद आप CDS, CAPF, SSC और भी पेपरों की तैयारी के अंदर प्रोग्रेस में आप इस कोर्स को लेकर जा सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए एफकैड के लिए रीजनिंग का कोर्स अवेलेबल है 2023 का, ठीक है। इसके लिए 2022 का मैथ का कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है। ये सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको CDS के और इसके अलावा SSC के, CAPF के, CISF के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल मिल जाएंगे और उनके कोर्स के रिलेटेड हायर मैथ के क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर एट द रेट ऑफ 10% इज 77.5, फाइंड द सम। वैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर नहीं होगा, यहाँ पे टोटल होगा कि 3 साल के अंदर इतना डिफरेंस है, तो बताओ इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको इमेजिनेशन से कर सकते हैं अगर जिनको ट्री मेथड आता है उनके लिए, या फिर आप बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपने फिरदौसी बैच लगाया होगा तो उसमें आपको बेसिक टू हाई लेवल के अंदर मैंने ये इसके 3-4 इसी क्वेश्चन को 3-4 तरीकों से सॉल्व करने की प्रक्रिया बताई है। सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे 10% है ना, तो 10% का फंडा याद रखने में आपको बेहतरीन आपको फायदा मिलेगा पेपर में। जैसे 2 साल के लिए अगर मैं CI 1 साल के तो अगर बात करूं यहाँ पे 10% है, 10% का अगर मैं 1 साल का CI पूछूंगा तो इसका 10% ही रहेगा। अगर मैं 2 साल का ले जाऊंगा तो इसका 10% का 21% हो जाता है। क्यों और कैसे, फिरदौसी बैच में बताया हुआ है, ठीक है। अगर मैं 3 साल का लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 33.1%, क्लियर। और अगर 4 ईयर के लिए लेकर जाऊंगा वो हो जाएगा 46.41%। ये आपने याद करना है, इतना डाटा आपको याद होना चाहिए CI के लिए। मैं सिर्फ अभी CI की बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे SI के लिए, तो SI के लिए कोई पंगा नहीं होता। SI के लिए 10% अगर 1 साल का होगा तो 10% होगा, 2 साल का सीधा मल्टीप्लाई 20%, 3 साल का 30%, 4 साल का 40%। बात समझ आ रही है सबको? आई होप आपको हर एक पोर्शन को, हर एक स्टूडेंट को ये वाला फॉर्मेट क्लियर हो चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल का इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस यहीं पे पता चल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3.1%। और आपके लिए गिवन कितना है ये, 77.5 रुपीज। सो वी कैन से 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे, 77.5 डिवाइड बाई 3.1। और ये पॉइंट से पॉइंट अब यहाँ पे टोटली कट जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 31 के टेबल के ऊपर, ये 2 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 62, ये हो जाएगा 155 आपका 5 टाइम कट जाएगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 1% की वैल्यू जो है वो 25 आएगी। अब उन्होंने सम पूछा हुआ है, सम हर क्वेश्चन का क्या होता है, 100%। तो अगर 1% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2500। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर। हालांकि आप इसको रिवर्स ट्री मेथड से भी कर सकते हैं कि 10% है तो इसकी वैल्यू 1/10 होगा, 3 साल के लिए पावर 3 आएगी तो इसका 1/1000 हो जाएगा। 1000 को इमेजिनरी प्रिंसिपल मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। ए पर्सन सेल 2 हॉर्स ऑफ 4 रुपीज 1200 ईच। देखो यहाँ पे सेल हुआ है, सेल हुआ है यहाँ पे ईच, ईच का मतलब सेल दोनों 1200 के हुए हैं। तो अगर सेल दोनों 1200 रुपए के हुए हैं तो यहीं से आपको क्लियर हो गया ना कि एसपी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसी चीजें आपको दिमाग में क्लियर करनी है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ ए 10%, ऑन द सेकंड एट ए लॉस ऑफ ए 20%, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सीपी की बात करूं तो पहले का सीपी 100 होगा,
तो पहले का एसपी कितना होगा, पहले का एसपी 20% प्रॉफिट है तो मैं कह सकता हूँ 120 होगा। अगर 120 होगा तो ये आपस में कट जाएगा तो हम बोल सकते हैं 5:6। ठीक है, फिर अगर मैं दूसरे का सीपी 100 मान लेता हूँ, उसको 20% का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है तो 80 रुपए का होगा। तो अगर आप इसको कट करेंगे तो इसका रेशो आ जाएगा 5:4। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यार सीपी क्या हो गया, सेम हो गया। हमारा सीपी सेम नहीं, हमें एसपी सेम करना था। तो 6 और 4 है, तो 6 और 4 को अपनी मर्जी से ऊपर वाले को हम यहाँ पे 2 और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सीपी कितना हो जाएगा 10 और एसपी कितना हो जाएगा 12। चेक करते रहो। और यहाँ पे 3 अगर इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई होगा तो सीपी हो जाएगा 15 और एसपी हो जाएगा 12। तो हमने एसपी सेम किया, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, हम इसको 1200 को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि टोटल सीपी कितना है हमारे पास यहाँ पे 27, सॉरी 27 ही 25 दोनों को ऐड करेंगे। टोटल एसपी कितना है यहाँ पे 24। तो अगर आपसे पूछूं यहाँ पे लॉस कितने का हुआ तो आप बोलोगे 1 रुपए का, किसके ऊपर, इस 25 के ऊपर। और अगर मैं मल्टीप्लाई पे 100 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे लॉस हुआ है 4% का। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर याद कर लेते हैं। याद कैसे, कि अगर 20% प्रॉफिट होगा और 20% का ही यहाँ पे लॉस हो जाए तो यहाँ पे क्या ओवरऑल होगा। तो ओवरऑल के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि 20 का स्क्वायर बाय 100, और जो भी आपका आंसर आएगा वो हमेशा लॉस आएगा। ये आप याद कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4% डायरेक्ट आएगा। ये आप भी याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, बट ये तब होता है जब आपके पास एसपी सेम होता है। अगर सीपी सेम कर दिया एग्जामिनर ने तो फंस जाओगे। और बाय द वे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आने वाले टाइम में सीडीएस वाले बना सकते हैं कि जो सीपी पहले का है उसका एसपी दूसरे वाले के बराबर कर दो, तो उसमें बराबर करने की प्रक्रिया में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, उसमें यही चीज आएगी। बात समझ आ रही है ना। अब ये चीज ऐसा हुआ क्यों है, ये फॉर्मूला क्यों लगा है, ये भी मैंने प्रॉफिट लॉस फिरदौसी में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ 5/16 एंड 3/8 इज, वी नो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। सो द फर्स्ट नंबर इज 5/16 and the second number is 3/8 and divide by the number, how many number are there, there are 2। so अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, ऊपर कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा और ये आपस में कट जाएगा 2 और 2 और 3 6, 6 से आप सिंप्लीफाई करोगे डिवाइड बाय 2, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा मेरे पास 11/32। 11/32 को छोड़ के अगर 11/33 होता तो यहाँ पर ये कट जाता है हमारे पास और 0.33 आता। तो मतलब ये वैल्यू 0.33 के आसपास होगी। तो 0.33 के आसपास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एबीसी इन द रेशियो 4 5 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम। आप सब बच्चों को मैंने टाइम एंड वर्क में बताया हुआ है कि जो एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली हो जाती है टाइम का जब हमारे पास यहाँ पे वर्क सेम होता है। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी की रेशियो हमारे पास यहाँ पे 4, रेशियो 5 और रेशियो 6 है तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/5, ये हो जाएगा 1/6। तो इन तीनों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसके अंदर रेशियो कंसेप्ट लेकर आऊंगा। डिनोमिनेटर में 4 5 6 है तो 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल 60। ठीक है, तो 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 15 12 10। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। Someone purchased 5 dozen of egg in 100 rupees. Out of 20% egg were found broken. At what rate he should sell egg so that he get 10% profit overall. So now we are going to say कि अगर यहाँ पे 5 डजन है तो 5 डजन का मतलब हो जाएगा 60 एग, सीधा सीधा। ठीक है ना। 60 एग जो है उसने 100 रुपए के लिए, जिसमें से 20% खराब हो गए। अगर 60 में से 20% खराब हो जाएंगे तो कितना खराब हो गया 12। तो 60 में से अगर 12 खराब हो गए तो बचे कितने 48 ही बचे हमारे पास। और इसको वो चाहता है कि 10% प्रॉफिट पे बेचे। अब उसके पास पैसा था कितना, पैसा उसने यहाँ पे 100 रुपए लगा दिया, 100 रुपए का लगा दिया, बट अब उसको 100 का नहीं बेचना, उसको 10% प्रॉफिट का बेचना है। तो इसका 110/100 कर लेंगे तो आपको 110 का बेचना होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर इसका 10% कितना आएगा यहाँ पे 10। तो अगर 100 का 10% 10 है तो 100 के बदले में अब 10 रुपए ज्यादा बेचेंगे तो 110 रुपए के बेचने पड़ेंगे। अगर 110 रुपए के आपको ये बेचने पड़ेंगे तो उसने ये पूछा है कि यहाँ पे जो बचे हुए एग है उसको किस हिसाब से बेचा जाएगा। एक एग की बात हो रही है, डजन की बात नहीं हो रही। अगर डजन की बात होती तो उसके हिसाब से भी हम सॉल्व कर लेते। हम चेक कर लेते हैं कि डजन की बात हो रही है नहीं, डजन की बात नहीं होगी।
अगर डजन होता तो 12 से डिवाइड करके पहले हम डजन में कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग कर लेते। अब एक एग है तो एक एग की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 110/48। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मैटर है यहाँ पे, आप सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा हमारे पास 55 डिवाइड कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। सो वी नो कि 24 जो है ये आपके पास 2 बार चला जाएगा 48, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 48 इसमें से माइनस करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग होगा। 7 आप 3 से मल्टीप्लाई कर नहीं कर पाओगे, 2 से कर पाओगे, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2.2, बट वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इमेजिन आपको करना पड़ेगा, दैट्स वाई वैल्यू आगे बढ़ने के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। A bank gives 16% interest per annum compounded semi-annually. What interest a man get an amount of 10,000 in 2 years? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयर का मतलब 6 महीने। अगर 2 साल के अंदर 6 महीने पूछा जाएगा तो कितनी बार आएगा, टोटल 4 बार आएगा, तो टाइम आपके पास 4 बार हो गया। और अगर एक साल में आपको 16% इंटरेस्ट मिलता है तो 6 महीने में 8% मिलेगा। और अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, P+1+R/100 की पावर टी। फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने। हम इसमें ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, बट वो और भी लेंथी लेकर जाएगा एग्जाम क्वेश्चन को, तो इससे बेहतर है कि आप इसी फॉर्मूले का यूज करें। तो 10,000 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 1+8 डिवाइड बाय 100 की पावर 4। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये कैलकुलेशन है थोड़ी सी, मैं इस बात को मानता हूँ, बट ये कैलकुलेशन छोड़ी नहीं जा सकती किसी भी हाल में। तो 136 और 0.5 के आसपास आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये कैलकुलेशन यहाँ पे आपने जरूर कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, स्क्वायर रूट पूछा गया। जो भी क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहते हो वीडियो पॉज करके कर सकते हो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 की पावर यहाँ पे 10 की पावर 4 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे 64/10 की पावर 4 का स्क्वायर रूट, और 81 का स्क्वायर रूट 9, 10 की पावर 4 का 10 का स्क्वायर, यहाँ पे भी यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा मेरे पास 10 स्क्वायर। सो वी कैन से यहाँ पे आफ्टर दी सिंप्लीफिकेशन आपको आंसर मिल जाएगा 17/100 करेंगे तो 0.17। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 256 256 है, तो 256 को पहले 2 की पावर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 2 हमारे पास यहाँ पे 4 8। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अभी चेक कर लो। जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 2 की पावर 2 होता है 4, ऐसे करके। ठीक है, तो 1 2 4, फिर आएगा 8 16 32 64 128 256, तो ये लगभग आपका 7 के आसपास आएगा। ठीक है ना, 256 नहीं 8 के पास आएगा। ये 2 की पावर 8 होगा, ये आप चेक कर लेना। 2 की पावर 8 मेरे पास इतना होगा, और ये मेरे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर ऊपर 0.18। क्लियर। सो अगर मैं यहाँ पे 8 को इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो क्योंकि अगर पावर की पावर है, मान लो मेरे पास एक ही पावर m है, एक ही पावर n, अगर पावर की पावर है तो आपस में ये मल्टीप्लाइड होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करूंगा इसको 16 के साथ, तो 8 6 और 8 48, 4 कैरी चला जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 12, तो 1.28। और यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 0.72। अगर पावर हमारे पास यहाँ पे है, बेस सेम है, तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाती है। आप इसको ऐड करोगे तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। If there is 25% increase in the cost of a sugar, by what percent consumption should be decrease in the order to maintain the expenditure? We know the price, we know the expenditure. We know the price multiplied by the quantity is equal to expenditure. How you can explain that? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस अगर मेरे पास मान लो 20 रुपए पर केजी है, और आपने यहाँ पे 5 केजी बाय किया, तो डेफिनेटली 100 रुपए का खर्चा आएगा, तो मल्टीप्लाई करके आया ना ये। तो अगर हमारे पास यहाँ पे प्राइस को मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तब एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर जितना था उतना ही रखना है सेम। तो अगर प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसी को प्रोडक्ट एंड कंसिस्टेंटी बोला जाता है, बट हम उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, और ना ही हमें जरूरत पड़ेगी। बट आपको ये लॉजिक समझ आ गया ना कि अगर इसको मेंटेन करना है तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा डेफिनेटली। और इसी चीज को आप एक और तरीके से याद भी रखेंगे जो हमारा काफी क्वेश्चनों में यूज होगा, कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस इनवर्सली टू क्वांटिटी होगा। मतलब अगर मेरे पास प्राइस यहाँ पे 100 था, तो 25% इंक्रीज होने के बाद 125 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो क्वांटिटी इसका इनवर्स हो जाएगी, मतलब 1/100 हो जाएगा, और ये मेरे पास 125 1/125 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और 100। बात समझ आ रही है?
मैंने क्वांटिटी को ऐसा लिखा, क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और ये क्यों होता है, सारे रिलेशन मैंने आपको परसेंटेज में बताए हुए हैं, ठीक है। अब 125 की वैल्यू 100 हो रही है, तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे टोटल 25, किसके ऊपर? इस 125 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट आ जाएगा क्वांटिटी में, जिसको एक्सपेंडिच कंजप्शन बोल रहे थे हम बार बार, दैट इज इक्वल टू 20%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी से राइट। कई बार बच्चे इसका शॉर्टकट भी याद कर लेते हैं। शॉर्टकट ये है कि जैसे 25% लिखा है, 25% लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 25/100, सिंप्लीफाई करेंगे 1/4। अगर तो यहाँ पे इंक्रीज है तो आप इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दोगे बस। अगर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, आप इन दोनों का डिफरेंस लेके नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, सीधा उत्तर आएगा। बात समझ आ रही है? इसको लिख लो कॉपी पेन पे। अगर इंक्रीज है, क्वेश्चन सेम है ऐसा ही, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे। अगर डिक्रीज है तो इन दोनों को माइनस करके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 होगा, आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। Average marks of a class are 70 if the average marks of the fair student is 40, pass student is 80, find the percent of the pass student। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एवरेज वाले क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, मिक्सचर एलिगेशन के बार बार आते हैं एफकेड में, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हैं अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा हुआ है तो। अगर मैं इसको बोलूँ कि फेल वालों की एवरेज कितनी है 40, पास वालों की एवरेज कितनी है 80, फेल और पास की कंबाइन एवरेज कितनी है 70, तो इनके अंदर मिक्सचर एलिगेशन लगेगा 30, इनमें मिक्सचर एलिगेशन लगेगा 10। जो भी इनकी रेशो आएगी वो रेशो मेरे पास हमेशा नंबर्स की आएगी, तब आएगी जब ऊपर एवरेज होगा तब, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे टोटल कितने परसेंट है, फेल और पास टोटल हो गए 4। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पास की परसेंटेज बताओ, तो पास नंबर कितने यहाँ पे 3 वाले, क्योंकि उसके नीचे ही है, तो 3 स्टूडेंट पास हुए, किस में से? 4 में से। ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज, टोटल में से हम इतने ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आपको पता चल जाएगा 75% है पास की परसेंटेज, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। The population of a village increased by 5% per annum if its population at the end of the 2016 is given. Find the population of 2014. So we can say let the 2014 population is x. X multiply by increase of a 5%, that is 100. 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऊपर 5 आएगा तब, और ऐसे ही अगर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरा इंक्रीमेंट आ जाएगा। दो इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू आएगी 1852200। सो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2 साल पहले की वैल्यू आएगी। आफ्टर द कैलकुलेशन हमारा आंसर आएगा 168 4 टाइम्स ऑफ 0, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 250 ml of mixture contain milk and water in the ratio 7:2. How much more milk must be added to get the new mixture containing milk and water in the ratio 4:1? सो वी नो कि यहाँ पे अगर मिल्क एंड वाटर की बात करेंगे, इनकी रेशियो 7 और 2 है, बाद में इनकी रेशियो 4 और 1 हो चुकी है। बट एक बात को ध्यान रखें, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ मिल्क ऐड हुआ है, वाटर ऐड नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे वाटर ऐड नहीं हुआ तो वाटर को सेम होना चाहिए था, यहाँ पे अलग अलग क्यों हो गया? तो अलग अलग को क्लियर करने के लिए मैं ऊपर वाले को 1 और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे तो 7 और 2 ही रहेगा। बट यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारे पास 8 और 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो चुका है कि जो मिल्क है वो तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, बट हमें वाटर को सेम करना था, वाटर हमारा सेम हो चुका है। तो स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर टोटल है कितना था 9, जिसकी वैल्यू आपके पास 250 ml गिवन है, और वाटर मिल्क कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे 1 नंबर, मिल्क ऐड 1 नंबर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे मिल्क 1 ऐड हो रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 250/7, 250/7 नहीं आएगा, 9 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 30 से कम ही वैल्यू आएगी, तो 30 के कम अप्रोक्सीमेट में एक ही ऑप्शन है, 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। The average of a 25 student is 16. If the teacher is added, age become 18. What is the teacher value? So we know कि यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूँगा सॉल्व हो जाएगा, बट इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज 16 है। बाद में 25 स्टूडेंट तो ठीक है, उनके साथ एक टीचर ऐड हो गया जिसकी वजह से इनकी एवरेज 18 होगी। एवरेज का मतलब क्या होता है? पर हेड खर्चा। मतलब अगर यहाँ पे 25 स्टूडेंट है तो 25 स्टूडेंट को 16 की एवरेज मान लिया जाएगा कि 25 बार हम 16 को ऐड करेंगे, मतलब हम 16 को यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए अगर 25 बार लिखेंगे तब इसकी एवरेज हमारे पास 16 बनेगी, तो पर हेड खर्चे को बोलते हैं एवरेज। और यहाँ पे जब आपने चेक किया, इसका मतलब भी वही है, फिर हर एक बच्चे को जो 25 स्टूडेंट है उनके हर एक को 18 करके लिखना पड़ेगा, और टीचर को भी 18 वैल्यू देना पड़ेगा।
मतलब ये हुआ कि टीचर की वैल्यू तो हमें यहाँ पे 18 देनी पड़ी, ये तो क्लियर है। बट हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कितना वैल्यू था स्टूडेंट का 16, यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे 18। तो हर एक स्टूडेंट की वैल्यू कितनी ग्रोथ में लेकर आ रहे हैं? 2। कौन लेकर आया होगा? टीचर। तो टीचर यहाँ पे हर एक की यहाँ पे 2 वैल्यू लेकर आ रहा है, और हर एक की अगर 2 वैल्यू लेकर आ रहा है तो कितने बच्चे थे? टोटल 25। तो कितनी वैल्यू अलग लेकर आएगा? 50। 50 और 18 टोटल कितना हो जाएगा? 68। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों को ये फॉर्मेट नहीं समझ आया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सम इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। जैसे हमारे पास एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो अगर यहाँ पे टीचर इंक्लूड हो चुका है 25 के अंदर, तो स्टूडेंट कितने हो गए? 26। तो 26 स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई बाय 18 करूंगा जो उसकी एवरेज है। तो बताओ यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई बाय एवरेज करेंगे तो 26% का यहाँ पे सम आएगा। इसको माइनस कर देता हूँ 25 के नंबर जितने स्टूडेंट थे उसकी एवरेज के मल्टीप्लिकेशन के साथ। क्यों? आप सारे बच्चे चेक कर लो, ये वाला पर्सन कौन है? ये हमारे पास है 25 स्टूडेंट प्लस एक टीचर, इनका सम। और ये कौन है? ये हमारे पास है सिर्फ 25 स्टूडेंट का सम। तो अगर 25 स्टूडेंट के सम में से 25 स्टूडेंट टीचर के सम को माइनस करेंगे तो बताओ यहाँ पे टीचर की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। A and B can do a piece of work in 10 days. B and C can do in 12. A and C in 50. How long will A take to do it alone? सबसे पहले अगर चेक करेंगे तो A प्लस बी की बात करें तो इनको टोटल यहाँ पे 10 दिन लग रहे हैं। फिर हम चेक कर लेते हैं B और C का, इनको टोटल 12 दिन। फिर हम चेक कर लेते हैं C प्लस A का, इनको टोटल यहाँ पे 15 दिन। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6, 12 से करेंगे 5, 15 से करेंगे 4। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन तीनों को ऐड कर दो तो आप लेफ्ट साइड को ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि a प्लस बी प्लस सी आपके पास 2 बार ऐड होंगे। यहाँ पे भी a 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगी 6, 5, 4, हमारे पास टोटल 15। तो अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 15/2 करेंगे 7.5। अगर आपके पास यहाँ पर a का टाइम पूछा गया है तो a का टाइम निकालने के लिए हमें एक फॉर्मेट आना चाहिए कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वर्क था डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी। वर्क तो ये माना जाएगा। अब ए की एफिशिएंसी थी कितनी? टोटल ए बी सी की एफिशिएंसी मेरे पास है 7.5। इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है। अगर बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है, इसमें ए की वैल्यू कितनी रखें कि मेरे पास टोटल 7.5 हो जाए? या फिर मैं ये बोल देता हूँ कि ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी 5 है, तो क्या यहाँ से मैं ए की एफिशिएंसी निकाल लूँ 2.5? तो ए की एफिशिएंसी को इससे डिवाइड कर दो 2.5, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे 5/2, इससे कट करेंगे 24। तो 24 दिन इसका सही उत्तर है। हो सकता है कोई बच्चे ने टाइम एंड वर्क ना सीखा हो तो उसको लग रहा हो पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है ऐसे, ये एफिशिएंसी कहाँ से आया, एलसीएम क्यों लिया। ये सारी डिस्कशन फिरदौसी में आपको मिल जाएगी, वहां पे बेसिक में आप ये सारी बातें समझ पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 3 की पावर a प्लस पी 27 की पावर 2a प्लस 1 देन फाइंड a। वी नो कि अगर मैं 3 की पावर a प्लस 8 लिखूंगा तो 27 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की पावर 3 और साइड में 2 प्लस a। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि अगर बेस सेम हो जाएगा तो पावर को इक्वेट किया जा सकता है। तो पावर को इक्वेट करेंगे a प्लस 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6a प्लस 3। अब ये वाला डाटा हमारा इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 5 ऑफ a। ये वाला डाटा इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5। सो वी कैन से a की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। A bus started its journey from Pune to reach Mumbai in 44 minutes. Its average speed is 50. If the average speed of the bus increased by 5, how much time will it take to cover the same distance? सो वी नो कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, वैसे आप इसके अंदर ये फॉर्मेट लगा सकते थे कि स्पीड इनटू टाइम करेंगे डिस्टेंस आएगा। वीडियो पॉज करके आप इसके थ्रू अपना इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपने फिरदौसी बैच में पढ़ा होगा या एफकैट के कोर्स में से स्टडी किया होगा तो आपको ये पता होगा कि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड पहले कितनी है 55, बाद में 5 बढ़ चुकी है, तो स्पीड नई कितनी आ चुकी है 55। अगर मैं स्पीड की रेशो बना लूँ तो स्पीड की रेशो 10 और 11 होगी और सेम डिस्टेंस कवर करना है। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम इसका क्या हो जाता है इनवर्स। आपको याद है कि या नहीं, स्पीड इनवर्सली टाइम होता है जब हमारे पास डिस्टेंस सेम होता है। तो अगर टाइम आपके पास उल्टा हो जाएगा तो 1/10 और 1/11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है,
आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट ये मैं अप्रोच हमेशा बताता हूँ ताकि बच्चे को याद हो कि इनवर्स का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास 50 की स्पीड थी तो टाइम उसको 44 लग रहा है, बट यहाँ पे टाइम कितना शो हो रहा है 11, तो 11 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 44 मिनट गिवन है। 11 की वैल्यू अगर 44 है जो कि 4 का मल्टीपल है, तो इसको भी 4 का मल्टीपल कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे अभी 40 मिनट लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। The price of onion has been increased by 50%. In order to keep the expenditure on the onion same, the percent of reduction in the consumption. Same क्वेश्चन आज ही के पेपर में डिस्कस किया। शॉर्टकट याद है या नहीं कि अगर 50% होगा इसका मतलब क्या होगा 50/100 1/2, और यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है ना ये, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे और ऊपर एक मल्टीप्लाई बाय 100। अगर डिक्रीज होता माइनस कर लेते, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 1/3%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो बेसिक मैंने बताया था, अभी उसको बेसिक से बता देते हैं कि 100 की वैल्यू 150 हो जाएगी इंक्रीज करने का मतलब। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो 150 का 100 होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस है, ये हमारे पास यहाँ पे कंजम्पशन था क्वांटिटी, और इसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा 50 किसके ऊपर, इस 150 के ऊपर। ये मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी 2-4 क्वेश्चन पहले हमने सिमिलर क्वेश्चन ही डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 18 के ऊपर चलते हैं। The ratio of the number of the male and female is given. If 22 female leave the club, the ratio become reversed. Reversed का मतलब हो जाएगा 6:5। ठीक है, the number of the male in the club, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मेल एंड फीमेल 5:6 है, अगर आपको नहीं पता तो आपको ये तो पता होगा कि हम इसको 5x/6x लिख सकते हैं। क्यों? और जब भी हमारे पास यहाँ पे 5 और रेशो 6 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है रेशो। फ्रैक्शन वैल्यू को रेशो बोलते हैं। हमेशा हम अपनी मर्जी से एक्स लगा लेंगे क्योंकि एक्स कट जाएगा, फिर से 5 और 6 बन जाएगा वो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे लीव कौन करेगा, फीमेल, तो फीमेल को यहाँ पे छोड़ दिया, और उसके बाद रेशो क्या बनेगी 6 और 5, तो 6/5 कर दिया। यहाँ पे भी आप एक्स एक्स वाई वाई लिख सकते हैं, बट वो कट जाएगा, फायदा नहीं कोई। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 36x, माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 132। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से 11, 11 इससे डिवाइड करेंगे तो 12 आ रही है। x की वैल्यू मेरे पास 12 आ रही है। उसने मेल पूछा हुआ है तो मेल वाला यहाँ पर यही था पहले वाला, और इसको हम x को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास मेल आ जाएंगे टोटल कितने, 60। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से भी हो जाएगा, बस ये बात को ध्यान रखना कि मेल को सेम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हमें अभी बेसिक से कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम करते रहेंगे। मेल एंड फीमेल की रेशो है 5:6, बाद में रिवर्स होगी 6:5। यहाँ पे सिर्फ फीमेल को छोड़ के जाना था, मेल को इंक्रीज नहीं होना है। मेल को इंक्रीज नहीं होना तो मेल को सेम करो। सेम करने के लिए 5 वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई, 6 वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 6 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30:36। 5 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30:25 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको सबको पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये मेल है, ये फीमेल है, तो फीमेल कितनी छोड़ के जा रही है यहाँ पे 11, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास यहाँ पे 22। कब आएगा 2 का मल्टीपल, तो मेल को भी 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो मेल आ जाएंगे 60। ये आपका सही उत्तर है। आई होप सबको ये कंसेप्ट समझ आए होंगे 2018 के सेकंड पेपर के। अब चलते हैं 2018 का पहला पेपर।